Hello and welcome all my dear students. This is part 4 of some basic concept of chemistry, that is very first chapter of your 11th standard. In last lecture we have completed 5 laws related with chemical combination of element. Why elements combine? Elements combine to give the compound. ठीक है, अब इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ. ओके, डाल्टन बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी रिलेटेड टू द एटम, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब एक चीज याद रखो, एंसिस टाइम से अलग अलग साइंटिस्ट ने मैटर पे बहुत काम किया है. मैटर क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम. जिसके पास मास हो और जो जगह ले लेता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर. तो लेट मी अगेन गिव यू द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Matter can be classified on the basis of their physical state as well as on the basis of composition. Composition मतलब घटक, वो किससे बना होता है उसके बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है. तो based on state, very simple, there are 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. और ये जो state होती है it depend on force of attraction between 2 molecules of matter. Based on composition, there are 3 types of matter, that is element, then compound and finally mixture. ठीक है. अब एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड. मेटल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, जैसे आयरन, कॉपर. नॉन मेटल मतलब क्लोरीन टाइप, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते. और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर. तो उनको बोलते हैं मेटालॉइड. क्या बोलते हैं? मेटालॉइड. अब जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कब मिलते हैं? दुनिया में 118 एलिमेंट है. तो 118 एलिमेंट को अलग अलग तरह से कंबाइन करके आप 3 तरीकों के कंपाउंड बना सकते हो. एक ऑर्गेनिक मतलब जिसको बर्न करने के बाद काला रेसिड्यू बच जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक. एक होता है इनऑर्गेनिक, जिसको बर्न करने के बाद काला रेसिड्यू नहीं बचता. और एक होता है कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर 2 कैटेगरी के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दैट आर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. तो अगर मिक्सचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस. तो होमोजीनियस का भी टाइप होता है, दैट इज सोल्यूशन. क्या होता है? सोल्यूशन. जैसे कि पानी में नमक डाल देना, वो पूरा पिघल जाएगा और होमोजीनियस फीलिंग देगा. और ये सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ठीक है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. जो ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं. एक होता है कोलॉइड, ओके, एक होता है कोलॉइड जैसे कि ब्लड. कोलॉइड जैसे कि ब्लड एंड मिल्क, दे आर कोलॉइड. याद रखना, ब्लड एंड मिल्क के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने. और दूसरा होता है सस्पेंशन मतलब इसमें 2 फेज होते हैं. जैसे कि आपने सैंड ऐड कर दी वाटर में, सैंड प्लस वाटर, दैट इज सस्पेंशन. तो इस तरह से हमने मैटर को क्लासिफाई किया ब्रीफली. मैटर स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया. लिक्विड जैसे पानी, गैस जैसे हवा. ओके. और बेस्ड ऑन कंपोजिशन किससे बने हैं? एलिमेंट 118 एलिमेंट है. मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड में डिवाइडेड है. कंपाउंड जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना देते हैं तो कंपाउंड बनता है. कंपाउंड 3 तरीकों के हो सकते हैं. कार्बन रहने वाले जैसे कि हाइड्रोकार्बन. इनऑर्गेनिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके. कॉम्प्लेक्स जैसे कि हेमोग्लोबिन. और मिक्सचर मतलब 2 चीजों को आप ऐड तो करोगे लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे. होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ये उसके सब टाइप. ये सारी चीजें डिटेल में आगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे. लेकिन सबसे पहले मैटर के बारे में डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी और उसने क्या किया था? मैटर को ब्रेक करना शुरू किया. जब तक ब्रेक करता रहा जब तक फाइनली उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. तो ऐसे सबसे छोटा पार्टिकल जो उसको मिला उसको उसने नाम दिया एटम. ओके. तो एटम इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब क्या थ्योरी का कहना है? ऑल मैटर, ये वाला मैटर, इतना क्लासिफिकेशन. ऑल मैटर सब कुछ आ गया इसमें. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल मतलब फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा जब माना जाता था. लेकिन अब आपको पता है एटम को आप ब्रेक कर सकते हो. कैसे बताऊंगा मैं, ये रब करना पड़ेगा. ओके. तो इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, उसको क्या बोलेंगे? एटम. तो तब उसने क्या बोला था जब उसने एटम डिस्कवर किया था
कि किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को ब्रेक करते जाओ, सबसे छोटा जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एटम। ओके, अब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन शेप, साइज एंड प्रॉपर्टी। जैसे हाइड्रोजन एटम लिया आपने, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम, तीनों सेम होंगे, तीनों के प्रॉपर्टी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। ओके, देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का इससे अलग होगा, नाइट्रोजन का उससे अलग होगा, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होंगे। कितने टाइप के एलिमेंट है? 118। तो कितने टाइप के एटम? 118 टाइप के एटम होंगे। ओके, एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू गिव द कंपाउंड। देखा हमने, लॉज देखे, जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन करोगे तो पानी मिलेगा। ये कंपाउंड है, तो एक फिक्स रेशियो में एटम अगर कंबाइन होंगे तो क्या मिलता है? कंपाउंड। क्या मिलता है? कंपाउंड। ओके, उसके बाद इन केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो जब कंपाउंड चेंज होता है मतलब सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना? जैसे कि क्या है, सपोज HCl है, HCl प्लस NaOH है। ठीक है, तो क्या मिला इससे? ये Na और ये Cl, क्या मिला? NaCl प्लस ये H और ये OH, बाय प्रोडक्ट H2O। तो यहाँ पे क्या सोडियम क्रिएट हुआ? नहीं, यहाँ का सोडियम यहाँ गया, तो रीअरेंजमेंट होगा। क्रिएट होगा क्या? नहीं। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब मुद्दे जो डाल्टन ने बताए थे। कौन कौन से? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मतलब जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल से बना है, उसको क्या बोलेंगे? एटम। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, प्रॉपर्टी में, साइज में, शेप में, सब कुछ उसका सेम होगा। अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होंगे। एटम एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, पानी, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे। उसके बाद इन केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। जब केमिकल रिएक्शन कोई होती है तो एटम रीअरेंज होते हैं, जनरेट नहीं की जा सकते। तो जैसे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, टोटल मास कांस्टेंट होता है, ऐसे ही एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। अब डाल्टन ने तो बोल दिया कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एज एटम। तो जब क्या माना जा रहा था कि एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन एक साइंटिस्ट निकल के आए जिनका नाम था जे थॉमसन। ये साइंटिस्ट एक कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो उसके बाद लोगों ने एटम को ब्रेक कर दिया। ठीक है, बहुत सिस्टमैटिक बताऊंगा, देख लो। ये होता है एटम। ओके, सपोज एटम है, एटम के दो पार्ट होते हैं, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियस को छोड़ के सारा जो रीजन होता है एटम का, उसको यहां से यहां तक वाला ये सारा रीजन, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, तो एटम में, ये एटम है, दिस इज द एटम। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ओके, तो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। आराम से समझना, ये सारी इंफॉर्मेशन रट्टा मारने की है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल से एटम बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, यहां पर होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन भी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है, ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे 0, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.6674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.01 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं? न्यूक्लियस में। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडियन बोलते हैं, तो ये न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। समझ गए? बिकॉज ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू दिस। ये भी कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, तो इसका मास क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, कैन बी निग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर सकते हो।
ओके, तो एक एटम का मास करना हो तो एटम का पूरा मास कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। ओके, तो मास ऑफ एटम is due to proton and neutron only। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन के मास को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा मास एटम का कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। कितना? 99.9% जो मास होता है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है कहां पर? न्यूक्लियस में। कहां पर? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो एक एटम का जो मास होगा, एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का मिला के। इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दिया सर? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास देखो ना अब कितना कम है, 10⁻31, ये -27, तो ये बहुत ज्यादा कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट करते हैं। तो किसी भी एटम का मास अगर आपको मेजर करना है तो सिर्फ उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लीजिए, इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ सकते हो। तो उस एटम के मास को अगर मेजर करोगे तो उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। आराम से समझना है, बहुत कंफ्यूज करती है, तुम्हारा पूरे लाइफ कंफ्यूज किया होगा इस टर्म में। ओके, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का फर्क ही नहीं समझा आपको। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और मास ऑफ वन एटम मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑल न्यूट्रॉन्स। ओके, ऑल न्यूट्रॉन्स, ऑल प्रेजेंट इन एटम। ओके, उस एटम में जो प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन एटम, उस एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे उतनों का मास प्लस जितने भी न्यूट्रॉन होंगे उतनों का मास। तो सर एटम में इलेक्ट्रॉन भी है ना, उसका मास क्यों छोड़ दिया? समझ में आया ना? बिकॉज इसका जो मास है बहुत कम होता है, इसको हम प्रैक्टिकली नहीं मेजर करते, यही बहुत छोटे, इनका ही कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको कहां लेकर बैठोगे? एडिशन नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये जो चार्ज पता किया हमने, इसको एलिमेंटरी चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज? एलिमेंटरी चार्ज। इसके आधा चार्ज हो सकता है क्या? नहीं। जैसे करेंसी क्या है? 1 रुपया, 1 रुपया, आधा रुपया भी चलता है क्या? नहीं चलता। वैसे ये एलिमेंटरी चार्ज है, कोई भी चार्ज इसके मल्टीपल में होगा। जैसे 10 लाख रुपए, 1 रुपया का 10 लाख पट मतलब 10 लाख रुपए। ओके, तो ऐसे ही इसके मल्टीपल में होगा चार्ज, इसके डबल, इसके 1000 पट, इसके 5000 पट, लेकिन इसका आधा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और ये कौन से एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ? मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सिर्फ एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना है आपको, मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कवर हुआ। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज एलिमेंटरी पार्टिकल। एलिमेंटरी पार्टिकल मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कांट बी ब्रेक। इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या? हम नहीं, इसको फर्दर फोड़ नहीं सकते हम। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, और इनको ब्रेक करके बन जाता है कॉर्क। क्या बन जाता है? कॉर्क। पॉज करके ये चीजें लिख लो, थोड़ा सा कॉर्क का कंसेप्ट दे दूं आपको। ये एडवांस रिसर्च है, ओके, 4-2 साल में रिसर्च हुआ। ये लिख लिया आपने? ठीक है, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, आराम से लिख लो। अगर किसी ने मिस कर दिया है लिखना तो पीछे चले जाओ वीडियो को और आराम से लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो, तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री आया, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को आगे ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं। सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया। फ्यूचर में आप कुछ रिसर्च करना, उसमें ब्रेक करना, लेकिन अभी तक तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले डाल्टन ने बोला एटम इनडिविजिबल है, एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। फिर एटम को ब्रेक कर दिया गया 3 पार्टिकल में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एलिमेंटरी है, मतलब अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। इसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चार्डविक ने। किसने? चार्डविक ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डेस्टाइन ने। किसने? गोल्डेस्टाइन। ये सारे साइंटिस्ट के नाम है, ग्रेट साइंटिस्ट है गोल्डेस्टाइन। ओके, अब क्या किया लोगों ने? न्यूट्रॉन को भी ब्रेक किया, और न्यूट्रॉन को ब्रेक करके 3 पार्टिकल में ब्रेक किया गया न्यूट्रॉन को, और इनका नाम रखा गया कॉर्क, QUARK। क्या? कॉर्क। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है? 2 डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। दीज आर डाउन कॉर्क, दीज आर अप कॉर्क। तो डाउन कॉर्क मतलब हर एक कॉर्क पे कितना चार्ज होगा? -1/3e, और अप कॉर्क पे कितना होगा? +2/3e। तो नेट चार्ज कितना होगा? 1 2 3 का, तो -1/3e, इसका -1/3e प्लस इसका ये +2/3e। तो सब में से e कॉमन निकालो, तीनों का बेस सेम है 3,
-1 -1 -2 +2 -2 +2 कैंसिल, 0/3 0, मतलब टोटल कितना है 0। इसीलिए न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 0। अब प्रोटॉन को ब्रेक किया, प्रोटॉन में क्या होता है, दो अप क्वार्क होते हैं, दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन में दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, तो दो अप क्वार्क मतलब चार्ज कितना होगा +2/3e +2/3e, और डाउन क्वार्क मतलब -1/3e। अब एडिशन करो तीनों का, +2/3e +2/3e और डाउन वाले का -1/3e। अब एडिशन करो, सब में से e कॉमन, तीन बेस सबका सेम, +2 +2 +4 -1 +4 -1 3 3 3 कैंसिल, आंसर कितना है +e। इसीलिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अभी तक ब्रेक करने आया क्या, नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वार्क एंड ऑल दैट। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया कि मॉलिक्यूल या एटम को मेजर कैसे करें, उसका मास कैसे मेजर करें। ठीक है, तो मास मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज देख लो ना, अब देख लो, सपोज आप हाइड्रोजन का वेट कर रहे हो, हाइड्रोजन को गिनना है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो अब एक प्रोटॉन मतलब इसका वजन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब प्रैक्टिकली इसको यूज करना, कैलकुलेशन करना, अरे बहुत प्रॉब्लम है ना यार, 1.66 उसके आगे 10⁻⁻27, तो प्रैक्टिकली इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को एक एएमयू फिक्स किया, एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन के वजन को एक मानेंगे और सारे जो वेट होंगे उसके मल्टीपल में मेजर करेंगे। जैसे आपको हेलियम का मेजर करना है, हेलियम का वेट होता है 4, हेलियम का वेट होता है 4 एएमयू। कैसे 4 एएमयू, देख लो, हेलियम का जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 2 दूनी 4, तो इसके कितने पट हो गया, 4 पट हो गए। ठीक है, आगे चल के ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे तो डिफरेंस बढ़ते जा रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन के न्यूक्लियस को सेलेक्ट किया, कार्बन के न्यूक्लियस को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा, कार्बन के न्यूक्लियस में होंगे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल इसका वजन कितना आएगा 12 एएमयू, 6 और 6 12 ना, 12 एएमयू, एक प्रोटॉन का एक एएमयू, 12 एएमयू। तो इसको अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 12 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1 एएमयू। ठीक है, तो लोगों ने 1 एएमयू को कैसे डिवाइड किया, बाद में पहले हाइड्रोजन लिया था रेफरेंस, बाद में रेफरेंस चेंज कर दिया गया, कार्बन लिया गया। तो 1 एएमयू मतलब क्या, 1 एएमयू इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के मास के एग्जैक्ट 1/12 अगर आप लोगे मास तो उसको बोलेंगे 1 एएमयू। तो 1 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम बड़ा होता है, इसका मास इन्होंने मेजर किया, इतने ग्राम आया। इसको 12 से डिवाइड किया तो इतने ग्राम आया। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम हो जाएंगे, -24 -3 -27, तो 1.66054 इंटू 10⁻⁻27। तो सिंपली आपको इतना ही याद रखोगे तो बस है क्या, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 1 एएमयू इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एटम के मास मेजर करने की स्टोरी शुरू हुई डाल्टन से। डाल्टन ने बोला मैटर का सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे, एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और वहां पता चला कि एटम को ब्रेक करके 3 फंडामेंटल पार्टिकल मिलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास मेजर किया लोगों ने, न्यूट्रॉन का किया, इलेक्ट्रॉन का किया। इसके बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत कम है कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब लोगों ने क्या बोला कि भाई अगर एटम का मास मेजर करना है तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दो, उसका मास बहुत कम है, तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को मेजर करो एंड दैट विल गिव यू द मास ऑफ एटम। तो लोगों ने इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दिया बिकॉज वो बहुत हल्का था, बहुत ही हल्का था कंपैरेटिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके बाद आया डेफिनेशन एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास किसको फिक्स किया गया, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट आ गया। तो एटॉमिक मास को गिनने के लिए फिर यूनिट बनाया गया, उस यूनिट का नाम था एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मास को क्या बोला गया, 1 एएमयू बोला गया। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने उसको और करेक्ट किया,
तो अब कार्बन का न्यूक्लियस लिया गया, तो कार्बन के न्यूक्लियस में 12 AMU मास होगा, उसको 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करने के बाद जितना मास आएगा उस मास को क्या बोला गया, 1 AMU। इतनी बात समझ आई? तो अब उसको क्या बोला गया, 1 AMU। लेकिन सारी स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, डाल्टन से। तो लोगों ने डाल्टन के ऑनर में क्या किया, AMU को रिप्लेस कर दिया। रिसेंटली AMU इज रिप्लेस्ड बाय U एंड आल्सो कॉल्ड एज डाल्टन। तो उसको क्या बोलते हैं, डाल्टन, DA। ठीक है, उसके ऑनर में उसको रिप्लेस किया AMU को, और उसको क्या बोला, U, और U का मतलब डाल्टन या DA, कैपिटल D स्मॉल a भी उसको हम बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आया कि एक एलिमेंट यूनिवर्स में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का अलग अलग होता है। तो हम एटॉमिक मास मेजर कर रहे हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास मेजर कर, जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इस वाले कार्बन में 12 है, इस वाले कार्बन में 13 है, इस वाले कार्बन में 14 है। फर्क कहां आया, इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। समझ रहे हो, 8 और 6 14, 6 और 7 13, 6 और 6 12। तो इसका एटॉमिक मास अलग होगा, इसका एटॉमिक मास अलग होगा, इसका एटॉमिक मास अलग होगा, बिकॉज एक एक प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है ना। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आया, यूनिवर्स में इसका प्रोपोर्शन अलग है, ये अलग प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, ये अलग प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, ये अलग प्रोपोर्शन में अवेलेबल है। तो अब क्या किया जाए, किसका एटॉमिक मास कंसीडर किया जाए? तो हम ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करते, सबका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेते टाइम हमने इसका प्रोपोर्शन भी कंसीडर किया, जैसे कि देख लो, कार्बन 6-12, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा U में या डाल्टन में, 12। ये कितने प्रोपोर्शन है, मेजर प्रोपोर्शन 98.892 कार्बन जो यूनिवर्स में अवेलेबल है, उसका लगभग 99% क्या है, ये कार्बन है, और 1.108% क्या है, ये कार्बन है, 13 वाला। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 13.00335 AMU या फिर U डाल्टन। और 14 वाला तो बहुत ही कम है, 0.90 फिर 2, तो बहुत ज्यादा कम प्रोपोर्शन है इसका, इतना है। तो अब इसका अगर अपन एवरेज निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, तो सबका एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, एवरेज इज इक्वल टू 12 गुनीले कितने परसेंट है, 98.892%, मतलब डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये 13.00335 इंटू कितने परसेंट है, 1.08%, मतलब डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली ये कितना है, 14%, 14.001 इंटू कितने परसेंट है, 2 इंटू 10⁻⁻10%, मतलब डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.011 U। इस सारे का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना 12.001 U आए। तो इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब पीरियोडिक टेबल में जो सारे एटॉमिक मास दिए हैं, दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन वो बोलेंगे नहीं कि एवरेज है बोल के, ठीक है ना। तो समझ जाना आप, वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। तो क्या होता है, एंड एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर भी कैसा है, सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, दिस आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब इसके एटॉमिक मासेस अलग होंगे, देखो इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 13, इसका एटॉमिक मास 14। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, एंड प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। अब सेम प्रोपोर्शन में होते तो सीधा सीधा हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन में 99% लगभग ये है, 1% लगभग ये है, और ये बहुत कम परसेंट ये है, इसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, सबका एवरेज निकालते हैं, और बहुत स्पेशल मेथड से निकालते हैं, परसेंटेज से। तो सबका जो एवरेज हम निकाल रहे हैं इसको बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो पीरियोडिक टेबल में जो सारे एटॉमिक मास है, that will be average atomic mass. Okay, let me give you the another example of average atomic mass. Before that you should write all the things given on the board. I hope आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा वीडियो को पीछे ले जाओ, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। तो अब कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कार्बन। क्या, कार्बन, ठीक है, कार्बन। अब देख लो कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। कौन कौन से याद रखना, कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, अभी बताया ना। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आया, 20.0
20.011 U इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास है। यहाँ कितना एवरेज एटॉमिक मास है, सबका एवरेज निकाला हमने परसेंटेज मेथड से, और इसको हमने राउंड ऑफ किया कितना, 20 डाल्टन। समझ गए? तो आपको पीरियोडिक टेबल में कितना दिखाई देगा, 20 डाल्टन। फॉर कन्वेंस यूज कन्वीनियंटली यूज करने के लिए 20 यूज का एवरेज किया गया। ठीक है, ये है एवरेज एटॉमिक मास। यह राउंड ऑफ करना बोलते हैं इसको, राउंड ऑफ यूज करने के लिए इजी बना, इसको छोड़ दिया, 20 यू ले लिया। ये आइसोटोप से, ये क्या है, आइसोटोप से। लेट अस मूव ऑन विथ सेकंड एलिमेंट, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, दैट आइसोटोप्स आर नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 714 एंड सेकंड वन इज नाइट्रोजन 715। ठीक है, तो इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन होंगे। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आता है नाइट्रोजन का 13.904 U, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 14 बोल देते हैं राउंड ऑफ करके। ओके, 14 बोलोगे तो भी चलेगा, 13 बोलोगे तो इतना छोड़ नहीं सकते ना। अब उसके बाद आती है बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818, ऐसे 3 आइसोटोप्स होंगे इसके, 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के। अब फर्क क्या है, पहले वाले में 8 न्यूट्रॉन है, पहले वाले में 8 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले में 9 और तीसरे वाले में 10। ओके, तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो आता है 15.999 U या डाल्टन, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 16 बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। उसके बाद आता है नंबर क्लोरीन का। क्लोरीन 1735, दो आइसोटोप्स होते हैं इसके, क्लोरीन 1735 और 1737। ठीक है, these are the isotopes of क्लोरीन। याद रखना क्लोरीन के आइसोटोप से। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है प्रैक्टिकल मेथड से वो आता है 35.453 U, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके बोलते हैं 35.5 U। 36 नहीं बोल सकते हैं, इतना फर्क नहीं ले सकते, 35.5 U। अब बढ़ते ब्रोमीन। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आता है 3580 और 3581, 3581। ब्रोमीन 3581, ये दो आइसोटोप्स होते हैं, न्यूट्रॉन का फर्क है, 2 न्यूट्रॉन का फर्क है। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है कैलकुलेशन से 79.904 U आता है, लेकिन हम इसको बोल देते हैं 79.9 U। तो याद रखना एटॉमिक मास किसका, ब्रोमीन का कितना होता है, 79.9। तो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास होता है दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास।